नमस्कार, मैं ललित कुमार इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने मूल्यों के बारे में अर्थात वैल्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत मूल्यों का अर्थ, उसकी विभिन्न परिभाषाएं और विभिन्न मतों द्वारा या संप्रदायों द्वारा जो मूल्यों का वर्गीकरण है उसको भी देखने और समझने का प्रयास किया था। और आज की इस क्लास में हम मानवीय मूल्यों के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, साथ ही मानवीय व्यवहार के विभिन्न जो प्रतिमान हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की जो प्रमुख विधियां कौन कौन सी है उन विधियों को देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही मूल्यों के विकास में परिवार और विद्यालय की क्या भूमिका है इसको भी देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको विस्तार में देखने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत मानवीय मूल्यों के विभिन्न स्रोतों के बारे में अगर हम बात करें तो मूल्यों के विकास में ये स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे हमारे मूल्यों का विकास होता है। तो इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से दो प्रकार के स्रोतों को रखते हैं। पहला तो सांस्कृतिक और सामाजिक स्रोत और दूसरा है मानवीय स्रोत। तो सांस्कृतिक या जो सामाजिक स्रोत है, कल्चरल एंड सोशल सोर्सेज, इसके अंतर्गत हमारी संस्कृति, जिसके अंतर्गत हमारा दर्शन, फिलोसॉफी, धार्मिक क्रियाकलाप, हमारे रीति रिवाज, हमारे ट्रेडिशन यानी परंपराएं और जो धार्मिक ग्रंथ हैं ये सब आते हैं। साथ ही जो सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाएं हैं इनसे भी मूल्यों का विकास होता है। साथ ही हमारे जो लोकतांत्रिक जीवन और शासन पद्धति से निर्मित या विकसित हमारा जो संविधान है और संविधान के अंतर्गत और इससे इतर जो नियम और कानून आदि है इनसे मूल्यों का विकास होता है। दूसरा पक्ष है मानवीय स्रोत। मानवीय स्रोतों के अंतर्गत वे स्रोत आते हैं जिन्हें हम एक मानव से दूसरा मानव सीखता है। तो इसके अंतर्गत हमारे जो अवतारी पुरुष या महापुरुष हुए हैं समाज में, जो लोक नायक है, हमारे धार्मिक नेता है, राजनीतिक नेता है और जो हमारे सिने स्टार है, फिल्म स्टार और एक उत्कृष्ट खिलाड़ी हमारे जो हैं वो भी हमारे मूल्यों का विकास करते हैं। साथ ही हमारे शिक्षक, परिवार, जिसके अंतर्गत माता पिता, अभिभावक, भाई बहन, सगे संबंधी सारे आते हैं। साथ ही मित्र मंडली, हमारे सहपाठी, सहकर्मी और पास पड़ोस के लोग आते हैं। नेक्स्ट अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि मानवीय व्यवहार के प्रमुख प्रतिमान कौन कौन से हैं। मानवीय व्यवहार के मुख्य प्रतिमानों के अंतर्गत हम देखेंगे तो सबसे पहला हमारा आता है मूल प्रवृत्ति से संबंधित व्यवहार का प्रतिमान। क्योंकि हमें पता है कि हमने मनोविज्ञान में पढ़ा है कि मैकडूगल नामक एक मनोवैज्ञानिक है, उसने 14 प्रकार के संवेग और उनसे संबंधित मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। जिसका कुछ उदाहरण हम ले तो पलायन, जो भय के संवेग के कारण होता है, युयुत्सा क्रोध के संवेग के कारण आती है, और निवृत्ति नामक मूल प्रवृत्ति है वो घृणा के कारण आती है, पुत्र कामना वात्सल्य, शरणागत करुणा, काम प्रवृत्ति कामुकता से, और जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति है आश्चर्य से आती। इस प्रकार से मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति और उससे संबंधित संवेगों का अध्ययन किया। तो ये सभी भी मानव व्यवहार के प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हम देखें तो दूसरा है सीखे जाने वाले या किए जाने वाले व्यवहार के जो हमारे प्रतिमान हैं। इसके अंतर्गत हम किन किन पर निर्भर होते हैं तो इनमें है लालन पालन के हमारे तौर तरीके, समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस या प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण है, शिक्षण संस्थानों से प्राप्त हमें जो शिक्षा और ट्रेनिंग प्रशिक्षण है वो भी इसमें सम्मिलित है। साथ ही जीविकोपार्जन हेतु हम जो पारंपरिक या सामाजिक कार्यों में संलग्नता रखते हैं, जैसे रोजी रोटी के लिए जीविकोपार्जन यानी रोजी रोटी पेट भरने के लिए जो कोई मटकी बनाने का काम करता है, कोई चारपाई बनाने का काम करता है, कोई तकिया बनाने का काम करता है, कोई और कुछ ठीक करता है, रिपेयरिंग करता है। ये सारे कार्य जो है पारंपरिक और सामाजिक कार्य, इनमें संलग्नता हम करते हैं तो हमारे मूल्यों का विकास होता है। साथ ही अप्रत्यक्ष
या जिसे हम स्वाभाविक कह सकते हैं। तो इस प्रकार के व्यवहार के जो प्रतिमान है वो मूल प्रवृत्तियों और प्रत्यक्ष रूप से आधारित नहीं होते हैं और इन्हें प्राप्त करने हेतु कोई विशेष प्रयास करने की या सीखने की आवश्यकता भी नहीं होती। ये स्वाभाविक रूप से स्वतः हमारे अंदर विकास इनका हो जाता है। सामान्यतः ऐसे जो व्यवहार है उनमें अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, ये सारी चीजें हैं जो बिना प्रयास के ही हमारे अंदर इनका विकास हो जाता है। तो अप्रत्यक्ष या जो स्वाभाविक विकास है इसके अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की विधियां। अच्छा, कई जगह ऐसा होता है कि मूल्यों का विकास प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, तो उनको अच्छे से या सकारात्मक रूप में विकसित करने के लिए कुछ विधियां भी हैं। वे विधियां कौन कौन सी है, तो इन विधियों के बारे में संक्षेप में चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहला है भूमिका निर्वहन शिक्षण विधि। इसके बारे में हम बीएड के पाठ्यक्रम में देखते हैं कि शिक्षक छात्रों को विभिन्न प्रकार के जो पात्र या अभिनय करने का देता है, जैसे कोई राजा बनता, साधु, कोई भिखारी, कोई न्यायाधीश, चोर, जमींदार, शिक्षक, प्रधानाचार्य, डॉक्टर, मरीज, बालक, बालिका आदि की भूमिका निर्वाह करने का अवसर प्रदान विद्यालय में दिए जाते हैं और प्रत्येक छात्र को किसी न किसी पात्र की भूमिका का निर्वाह करने का चयन किया जाता है। दूसरा है मूल्य स्पष्टीकरण विधि। ये जो विधि है, इस विधि का जो हमारे प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, इनकी एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इस पर ये मूल्य स्पष्टीकरण विधि आधारित है और इस विधि को विकसित करने का श्रेय हम सिडनी साइमन को देते हैं। इसका विकास सिडनी साइमन ने किया था और किस पर आधारित है? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो जॉन डीवी की है। मूल्यों के स्पष्टीकरण के लिए जो शिक्षक है वो मूल्य पत्रक, मूल्य स्पष्टीकरण से संबंधित चर्चा, कल्पित घटना, खुले प्रश्न पत्र, कोई आत्मकथा, साप्ताहिक डायरी, कोई क्वेश्चनर यानी प्रश्नावली, कोई क्रियात्मक परियोजना आदि तैयार कर सकता है। किंतु इन सब में सबसे सरल और उपयोगी जो है वो मूल्यपरक सामग्री है। तीसरा प्रकार है हमारा न्यायिक समीक्षण शिक्षण विधि। न्यायिक समीक्षण शिक्षण विधि, इसको प्रतिपादित करने का श्रेय ओलिवर और सेवर महोदय को है। ओलिवर और सेवर ने न्यायिक समीक्षण शिक्षण विधि का विकास किया था या प्रतिपादन किया था। ये विधि इस मान्यता पर आधारित है कि हमारा जो समाज है उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनके विचार और मान्यताएं एक दूसरे से भिन्नता लिए होती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को ही उचित मानता है। इसके फलस्वरूप जो विचारों में परस्पर द्वंद्व की स्थिति आ जाती है, इस विधि को 6 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, यानी 6 स्टेप्स है इसके। और अंतिम जो स्टेप है उसमें पहुंचते पहुंचते जो द्वंद्व पैदा हुआ था, द्वंद्व की स्थिति हुई थी, उस स्थिति बन जाती है और नया निर्णय स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट है अनुरूपीकरण। अनुरूपीकरण को प्रस्तुत करने का श्रेय गुडे और कार्टर को है। गुडे और कार्टर का नाम प्रसिद्ध है। ये विधि कक्षा में क्रियात्मकता उत्पन्न करती है, यानी एक्टिविटी बेस्ड है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर बल देकर समस्यात्मक परिस्थितियां जो भी है उनके संबंध में छात्रों के जो विचार है उनमें विभिन्नता लाने का प्रयास किया जाता है और छात्रों को स्वप्रयास से सीखने और मूल्यों को अर्जित करने की प्रेरणा भी इसमें दी जाती है। नेक्स्ट है कानून प्रस्तुतिकरण विधि। कानून प्रस्तुतिकरण विधि है वो प्रचलित भी है। तो मूल्यों के विकास के लिए प्रस्तुतिकरण एक बहुत ही उपयोगी विधि भी है और बालक कहानी सुनते तथा पढ़ते समय सबसे अधिक रुचि लेते हैं और उन कहानियों का उनके व्यवहार पर गहरा प्रभाव भी पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि अपनी संस्कृति एवं मूल्यों पर आधारित कहानियां बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाए तो उनमें मूल्यों का विकास जो है भली भांति अच्छी तरह से हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि कहानी प्रस्तुत करने के बाद
जो प्रश्नों के द्वारा ही मूल्यों का शिक्षण भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। इस विधि के अंतर्गत छात्रों के सामने वस्तु, घटनाएं और व्यक्तियों का चित्रण दृश्य सामग्री यानी कोई विजुअल सामग्री दिखाकर और उसके माध्यम से करता है, और छात्रों को कहा जाता है कि वे इन चीज़ों का अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण करें। पहले प्रोजेक्टर के माध्यम या टेलीविजन के माध्यम से बता दिया जाता है, और इनको कहते हैं कि फिर ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है उसको अच्छी तरह से उसका ऑब्जर्वेशन कर ले, और उनके संबंध में जो भी विचार आपके मन में आए वो उन्हें अपने पास क्रमबद्ध रूप से लिखते जाए, और इसके बाद में वांछनीय और अवांछनीय जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के माध्यम से छात्रों में मूल्यों का विकास किया जाता है। एक और जो विधि है वो है मूल्य विश्लेषण विधि। इस विधि को प्रस्तुत करने का श्रेय J.R. फ्रैंकल महोदय को है। किसकी विधि है ये? J.R. फ्रैंकल की मूल्य विश्लेषण विधि है। इस विधि के अंतर्गत पासी और सनवाल ने कुल मिलाकर 8 अवस्थाएं बताई है, जिससे गुजरकर छात्रों का मूल्यों का अवलोकन किया जाता है या मूल्यांकन किया जाता है, और उसमें मूल्यों का विकास किया जाता है। इस प्रकार से आगे हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण कई बार प्रश्न आता है हमारी परीक्षाओं में भी कि मूल्यों के विकास में परिवार और विद्यालय की क्या भूमिका है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो हम देखते हैं विद्यालय की क्या भूमिका है। तो बालकों में जो मूल्य हैं उनके विकास में परिवार का सबसे अधिक महत्व है। बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है वो या प्रारंभिक शिक्षा है वो बालक की परिवार में ही प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। बालकों में वांछित मूल्यों के विकास में पारिवारिक वातावरण जो है उस पारिवारिक वातावरण के विभिन्न जो पक्ष है उनका अति महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यदि परिवार का मानसिक और संवेगात्मक जो वातावरण है वो अच्छा होगा तो बच्चा अपने आप ही अच्छे मूल्यों का विकास होगा। अतः माता पिता को भी ये चाहिए, यानी परिवारजन जो भी हैं उनको चाहिए कि वे स्वयं अनुशासनबद्ध व्यवहार करें, जिससे बच्चा जो है अपने आप ही अनुशासित रहना सीख जाएगा। माता पिता जिस प्रकार का व्यवहार बच्चे से अपेक्षित करते हैं उसका उन्हें स्वयं भी अपने आचरण में जो है ढालना चाहिए और प्रकट भी करना चाहिए। माता पिता को बालकों में उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक आदि प्रकार की जो घटनाएं हैं इनके बीच अंतर समझने की क्षमता उत्पन्न होनी चाहिए। अर्थात बच्चे में विभिन्न क्षमताओं का विकास अच्छी तरह से कर लेना चाहिए, जिससे बच्चा क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित अनुचित है, क्या नैतिक अनैतिक है, उसके बीच का अंतर समझ जाएगा तो वो अपने आप ही वो अनैतिक या अनुचित व्यवहार है वो नहीं करेगा। और मूल्योन्मुख व्यवहार के प्रदर्शन के लिए बच्चों को उपयुक्त विभिन्न प्रकार के पुरस्कार भी दिए जाना चाहिए, रीइंफोर्समेंट और प्राइज आदि भी दिए जाने चाहिए। भौतिक रूप से पुरस्कार नहीं दिया जाए लेकिन उसको पुरस्कृत यानी उसको शाबाशी दे के विभिन्न प्रकार से हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक महत्वपूर्ण है कि मूल्यों के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है। ये भी प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि विद्यालय के माध्यम से मूल्यों का विकास किस प्रकार से होता है। तो इसके अंतर्गत हमने पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं, पाठ्य से आगामी क्रियाएं और शिक्षकता द्वारा आदर्श रूप में जो प्रस्तुति दी जाती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं। इसके अंतर्गत हमें पता है कि विद्यालय और महाविद्यालय में जो पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं उस समय उस पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक किस प्रकार से चतुराई से मूल्यों का विकास बालकों में कर पाए। तो पाठ्यक्रम संबंधी जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा मूल्यों का विकास का तात्पर्य पाठ्यक्रम में जो निहित विषयों में मूल्यों को समाहित करने और उनके शिक्षण के द्वारा छात्रों में मूल्यों का विकास करना है। पाठ्यक्रम में निहित विषयों के शिक्षण के द्वारा छात्रों में वांछित मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है, इस संबंध में हम आगे देखते हैं कि विभिन्न प्रकार से, जैसे सामाजिक विज्ञान शिक्षण के द्वारा किस प्रकार से करेंगे। तो हमें पता है सोशल साइंस से तात्पर्य समाज का वह अध्ययन है जिसका केंद्र बिंदु
ये व्यक्ति यानी मनुष्य और उसकी विभिन्न सामाजिक परिस्थितियाँ, सामाजिक घटनाएं और सामाजिक उसकी समस्याएं होती है, वो होती है। और इसके अंतर्गत हम क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं? इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। और ये सभी विषय मानव स्वभाव, राष्ट्र एकता, राष्ट्र प्रेम, विश्व बंधुत्व, विश्व मैत्री और नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों के आत्मसातीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वहन करते हैं। छात्रों में लोकतांत्रिक, संवैधानिक और राष्ट्रीय मूल्य जो हैं उनका विकास भी इनके माध्यम से अच्छी तरह से किए जा सकते हैं। शिक्षक राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रभाषा, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र चिन्ह आदि के बारे में बताकर छात्रों में उनके लिए जो है सम्मान विकसित कर सकता है। किस प्रकार से हमें हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और दूसरे राष्ट्रीय प्रतीक है, उनका सम्मान किस प्रकार से करना चाहिए। इसी तरीके से हम बात करें इकोनॉमिक्स के माध्यम से कैसे करेंगे, तो अर्थशास्त्र का शिक्षण जो है उसके द्वारा छात्रों में श्रम का क्या महत्व है, श्रमिक का क्या महत्व है आदि जो महत्वपूर्ण आर्थिक मूल्य है इनका छात्रों में विकास कर सकते हैं। साथ ही छात्रों में जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्रकृति का सौंदर्य, उसके प्रति लगाव, पर्यावरण का संरक्षण, वृक्षारोपण करने की प्रवृत्ति, विभिन्नता में एकता, अंतर सांस्कृतिक सद्भावना यानी दो या अधिक संस्कृतियों के बीच में सद्भाव किस प्रकार से रखे जाए, साथ ही विश्लेषण जैसे मानवीय मूल्य हैं उनका विकास इनके माध्यम से किया जा सकता है। साथ ही छात्रों में जो सद्भावना है, अनेकता में एकता है, व्यक्ति और समाज में सामंजस्य है, त्याग है, समानता, राष्ट्रीय एकता, अंतर सांस्कृतिक सद्भावना, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय की सद्भावना, समाज उपयोगी यानी SUPW कार्य, आनंद की अनुभूति, सहानुभूति, सहकारिता आदि जो सामाजिक और सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य हैं इनका विकास अच्छे से किया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार के विषयों के अध्ययन के द्वारा भी हम इनका विकास कर सकते हैं। दूसरा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं अर्थात को करिकुलम एक्टिविटीज़। तो हम विद्यालय महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के जो हैं गतिविधियां करते हैं और इन गतिविधियों में मुख्य रूप से हम प्रार्थना सभा, खेल कूद, विभिन्न राष्ट्रीय पर्व मनाना, जयंतियां मनाना, सामाजिक पर्व, वार्षिक उत्सव, छात्र संसद, SUPW, पेरेंट्स मीटिंग, पर्यावरण सुधार संबंधी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और गतिविधियां करते हैं। तो इनके माध्यम से किस प्रकार से जो है मूल्यों का विकास होता है, तो देखते हैं। जैसे हमारी प्रार्थना सभाएं जो सुबह की मॉर्निंग असेंबली होती है, उसमें प्रतिदिन जो प्रार्थना सभाओं का आयोजन होता है, इनमें बालकों को मूल्य विकास में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। प्रार्थना सभा का जो प्रारंभ होने से पूर्व हमारा जो नोटिस बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है उस पर दैनिक विचार लिख देना चाहिए, सुविचार, ताकि बालकों में स्वचिंतन का मूल्य विकसित हो सके। साथ ही छात्र सामूहिक प्रार्थना में भाग ले जो नैतिकता के आधार पर हो। इसके द्वारा छात्रों में आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। और प्रार्थना सभा है, इसके बाद छात्रों द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। अब खेलकूद संबंधी जो क्रियाएं उनके द्वारा कैसे मूल्यों का विकास करेंगे, तो हमें पता है कि खेल बालकों की जन्मजात और स्वाभाविक और स्वतंत्र प्रवृत्ति है। अतः बालकों में जो वांछनीय मूल्य है जैसे प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता, सहयोग, भाईचारा, परोपकार, आत्मविश्वास आदि के विकास के लिए विद्यालय में खेलकूद संबंधी क्रियाओं का आयोजन करते रहना चाहिए। और इसके संचालन में इस बात का भी विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों में जो अवांछित मूल्य हैं उन मूल्यों का विकास ना हो सके और उनमें जो वांछित और अच्छे मूल्य हैं, सद्मूल्य हैं, उनका विकास हो। अब विभिन्न प्रकार के हम राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। इन राष्ट्रीय पर्वों में 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, इन गांधी जयंती आदि बड़े बड़े जो है आयोजन उत्साहपूर्वक करते हैं और करना भी चाहिए। गांधी जी का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा, हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति का जो इतिहास है, साथ ही भारत का जो गणतंत्र का इतिहास है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का हिस्ट्री, भारतीय संविधान की रूपरेखा और उसके निर्माण की प्रक्रिया आदि विभिन्न ऐसे पहलू हैं जिनके माध्यम से छात्रों में विश्व बंधुत्व, देश प्रेम,
त्याग, बलिदान, स्वतंत्रता एवं समानता, साथ ही राष्ट्रीय चेतना, अस्पृश्यता का विरोध, अनटचेबिलिटी का विरोध आदि मूल्यों का विकास किया जा सकता है। साथ ही हम विभिन्न प्रकार की जयंतियां मनाते हैं, जयंती वर्ष मनाते हैं, जन्म जयंती। तो छात्रों में वांछित मूल्यों के विकास के लिए हमें विभिन्न महापुरुषों, नेताओं, विद्वानों के जो जन्मदिन हैं वो भी मनाए जाने चाहिए। उदाहरण के रूप हम समझे तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले हमारे जो क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं उनके जन्मदिन मनाने जाने चाहिए, और उनके जीवन की जो विभिन्न घटनाएं हैं या उनका संघर्ष है उनको भी हमें छात्रों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें अच्छे मूल्यों का उनमें विकास हो सके। और इस दिन विद्यालय में विभिन्न प्रकार के हम नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता, गीत संगीत आदि का भी आयोजन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि छात्रों में सामाजिक और सामूहिक मूल्यों का विकास किया जा सके। साथ ही देखते हैं विभिन्न प्रकार के सामाजिक पर्व मनाकर, जो हम मनाते भी हैं, तो विद्यालय में ऐसे सामाजिक वातावरण का सृजन करना है जो विभिन्न धर्मों, जातियों, प्रांतों, भाषा के समूह आदि के छात्रों को एक दूसरों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। और कुछ मुख्य मुख्य जो पर्व है उनको विद्यालय में अवश्य रूप से मनाना भी चाहिए। विद्यालय के जो सभी छात्र हैं उनको सामूहिक रूप से आकर इनमें पार्टिसिपेशन भी करना चाहिए, और इस प्रकार के कार्यक्रम जो हैं वो छात्रों में मानव जाति की एकात्मकता और विभिन्नता में एकता, साथ ही धर्मनिरपेक्षता के जो मूल्य हैं उनका विकास किया जा सकता है। साथ ही हम वार्षिकोत्सव मनाकर, हमारे विद्यालय का, महाविद्यालय का एनुअल फंक्शन मनाकर भी अच्छे मूल्यों का विकास उनमें कर सकते हैं। इससे विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं ये भी वार्षिकोत्सव में आयोजन कर सकते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम। और इस प्रकार से जो वार्षिकोत्सव हम मनाते हैं उसमें समय की पाबंदी, श्रम के प्रति निष्ठा, समाज सेवा, नियमितता, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, अधिकार और कर्तव्य हमारे क्या क्या, उनके प्रति जागरूकता आदि मूल्यों का विकास किया जा सकता है। अब एक कंसेप्ट आता है छात्र संसद का। तो हमारे देश में भी प्रत्येक वर्ष छात्र संसद मनाई जाती है, जिसमें उभरते हुए राजनेताओं और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं उनको बुलाया जाता है और बड़े स्तर पर एक कार्यक्रम होता है। तो छात्र संसद, आज के जो छात्र हैं वो कल के नागरिक, राजनेता होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे। तो कहने का मतलब है कि आज के जो बच्चे हैं वो कल नागरिक बनाएंगे और देश का जो भार है उन्हीं के कंधों पर भविष्य में आना है। अतः जो हमारे विद्यालय हैं उनका कर्तव्य है कि वे बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करके और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करें। इसके लिए विद्यालय में छात्र संसद बनाकर और विभिन्न कार्यों का संपादन करने हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया जाना चाहिए। विभिन्न समितियों का गठन कर दें और सभी उन समितियों के सदस्यों को कहें कि आपस में कोऑर्डिनेट करके इस कार्य को सफल बनाएं। और प्रत्येक समिति किसी न किसी अध्यापक के संरक्षण में अवश्य होनी चाहिए। छात्र संसद तथा इसके अंतर्गत जो गठित समितियां हैं उनके जो कार्यक्रम हैं उनके माध्यम से छात्रों में अनुशासन, आत्मविश्वास, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और समानता और भाईचारे का जो है वो मूल्यों का विकास किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है SUPW। हमारे विद्यालयों में SUPW समाज उपयोगी उत्पादक कार्य शुरू से ही, प्रारंभ से ही रहे हैं, जिसमें हमें विभिन्न गतिविधियां और कार्य सिखाए जाते हैं। इससे भी हम एक दूसरे विद्यार्थियों के साथ सहयोग किस प्रकार से करना है, समन्वय किस प्रकार से करना है, और इनके द्वारा जो चलाए जाने वाले समाज सेवा के कार्यक्रम हैं, जैसे निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने का प्रयास, स्वच्छ भारत अभियान में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और जलपान आदि की व्यवस्था ये लोग SUPW से जुड़े हुए जो स्वयंसेवक हैं वो करते हैं। साथ ही जो है अभिभावक संपर्क अर्थात पेरेंट्स मीटिंग, इस पेरेंट्स मीटिंग जो है अभी के समय में खूब प्रचलन में है, और बालकों के जो वांछित मूल्य हमने चाहे हैं उनका विकास करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे समय समय पर छात्रों के जो अभिभावक है उनसे संपर्क भी स्थापित करते रहें।
और इस संपर्क के द्वारा वे इस बात को जानने का प्रयास करें कि बालक पारिवारिक मूल्यों की अपेक्षा विद्यालय में और विद्यालय मूल्यों की उपेक्षा परिवार में व समाज में तो नहीं कर रहा है। अर्थात जो परिवार में जो मूल्य सीखता है उसकी उपेक्षा विद्यालय में तो नहीं कर रहा है, और विद्यालय में वो सीख रहा है वो घर परिवार और समाज में तो नहीं कर रहा है। तो इसका पता हमें अभिभावकों से संपर्क करके ही पता चल सकता है। तो इसके लिए वे परस्पर विचारों का आदान प्रदान करें, पेरेंट्स और शिक्षक, और छात्रों में उचित मूल्यों का विकास करने हेतु दूसरों का सहयोग भी प्रदान करें। साथ ही हम देखें तो पर्यावरण सुधार संबंधी कार्यक्रम भी हम कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाने, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण, छात्रों को इन दोनों प्रकार के जो पर्यावरण है उसमें सुधार करने के लिए हम प्रेरित और प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, छात्रों में शांति, अहिंसा, इंद्रिय नियंत्रण, राष्ट्रीय एकता और परोपकार की भावना आदि मूल्यों का विकास हो सकेगा। अब साथ ही हम देखें तो शिक्षकों द्वारा आदर्श प्रस्तुति, अर्थात शिक्षक अपने कक्ष में अपने व्यवहार द्वारा किस प्रकार का आदर्श का प्रस्तुतिकरण करते हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहा भी जाता है कि छात्र आपके कहे का अनुसरण नहीं करते हैं, आपके व्यवहार का अनुसरण करते हैं, यानी आपके बिहेवियर को फॉलो करते हैं, न कि इंस्ट्रक्शन को। तो बालकों में मूल्यों के विकास हेतु स्वयं शिक्षकों द्वारा एक आदर्श प्रस्तुति की जानी चाहिए, और शिक्षक के आचरण का अनुकरण करने से ही बच्चे सत्य, न्याय, समय की पाबंदी, अनुशासन आदि जीवन मूल्यों को सीख सकेंगे। और ये जीवन मूल्य पुस्तकों के माध्यम से नहीं सिखाए जा सकते हैं। अतः शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत आचरण जो है वो छात्रों में मूल्यों के विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास में भी हम प्रयास करेंगे कि अच्छे एक टॉपिक को लेके उसको समझने जानने का प्रयास करें। तब तक थैंक यू।